जय हिंद। कंजर्वेशन एफर्ट्स के बारे में हम बात कर रहे थे। कंजर्वेशन एफर्ट्स के इसी बातचीत को आज के सेशन में भी कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोजेक्ट लाइन के बारे में, इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में और फाइनली हम बात करेंगे इंडियन वल्चर क्राइसिस के बारे में। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोजेक्ट लाइन के बारे में। ये जो लाइन है इसका IUCN स्टेटस क्या है? एक देखने को मिलता है अफ्रीकन लाइन। ये जो अफ्रीकन लाइन है इसको वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है। और दूसरा देखने को मिलता है एशियाटिक लाइन। ये जो एशियाटिक लाइन है इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। और ये जो एशियाटिक लाइन है ये सिर्फ और सिर्फ गुजरात में देखने को मिलता है। गुजरात में एक गिर फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। ये जो गिर फॉरेस्ट हैं इनका एंडेमिक है एशियाटिक लाइन। और हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के तहत ये जो लाइन है इसको शेड्यूल 1 में रखा गया है। शेड्यूल 1 में रखा गया है इसका मतलब क्या है? ये जो लाइन है इसको हाईएस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है। अच्छा, ये जो लाइन है इसको थ्रेट्स क्या देखने को मिलते हैं? एक जो मेजर थ्रेट है वो है हैबिटेट लॉस और दूसरा जो मेजर थ्रेट है वो है पोचिंग। बेहद सिंपल। एक देखने को मिलता है अफ्रीकन लाइन। ये जो अफ्रीकन लाइन है इसको वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है। दूसरा देखने को मिलता है एशियाटिक लाइन। ये जो एशियाटिक लाइन है इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। और हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 है उसके तहत ये जो लाइन है इसको शेड्यूल 1 में रखा गया है। ये जो प्रोजेक्ट लाइन है इसको लॉन्च किया गया 2018 में। 2018 में प्रोजेक्ट लाइन को लॉन्च किया गया। और प्रोजेक्ट लाइन का एम क्या था? नाम से ही क्लियर है। ये जो एशियाटिक लाइन है इसको कंजर्व करना है और इसके लॉन्ग टर्म सर्वाइवल को इंश्योर करना है। ये जो प्रोजेक्ट लाइन है इसके अंदर किन चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया? एक तो फोकस किया गया हैबिटेट एक्सपेंशन के ऊपर। अगर आपको लाइन की लंबी चौड़ी पॉपुलेशन को सपोर्ट करना है तो आपको हैबिटेट को एक्सपेंड करना पड़ेगा। दूसरा, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स को अगर आपको मिटिगेट करना है तो उसमें भी ये जो हैबिटेट्स का एक्सपेंशन है ये मदद कर सकता है। दूसरा, एंटी पोचिंग मेजर्स। ये जो लाइन है इसको एक बड़ा खतरा है पोचिंग। तो ज़रूरत क्या है कि सरकार जो है वो एंटी पोचिंग मेजर्स को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करे। तीसरा, ये जो प्रोजेक्ट लाइन है इसमें फोकस किया गया ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स को मिटिगेट करने के लिए। और बेहद इम्पॉर्टेंट, ये जो प्रोजेक्ट लाइन है इसमें फोकस किया गया रिसर्च एंड मॉनिटरिंग के ऊपर। ये जो लाइन्स हैं इनकी हेल्थ को स्टडी किया जाए, देखा जाए कि इनकी हेल्थ कैसे वेरी करती है, इनके बिहेवियर को स्टडी किया जाए, इनके पॉपुलेशन डायनामिक्स को स्टडी किया जाए। और जब ये सारी चीज़ें हमें समझ में आ जाएगी तो हम बेहतर तरीके से ये जो लाइन्स हैं इनकी पॉपुलेशन को मैनेज कर पाएंगे। अगस्त 10 को वर्ल्ड लायन डे को सेलिब्रेट किया जाता है। अगस्त 10 को वर्ल्ड लायन डे को सेलिब्रेट किया जाता है। देखो इजी और सिंपल सी चीज़ें हैं। एक तो ये जो अफ्रीकन लाइन है इसको वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है। ये जो एशियाटिक लाइन है इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। ये जो प्रोजेक्ट लाइन है इसको लॉन्च कब किया गया? इसको लॉन्च 2018 में किया गया। वर्ल्ड लायन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? अगस्त 10 को किया जाता है। अभी पिछले साल 2025 में 16th एशियाटिक लाइन सेंसस को कंडक्ट करवाया गया। ये जो 16th एशियाटिक लाइन सेंसस है इसको किसने रिलीज़ किया? इसको गुजरात के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने रिलीज़ किया। बेसिकली ये जो एशियाटिक लाइन सेंसस है इसको हर एक 5 साल में एक बार कंडक्ट किया जाता है। और कंडक्ट कौन करता है? गुजरात का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता है। ये जो 16th एशियाटिक लाइन सेंसस देखने को मिला, इट मार्क्स द हाईएस्ट पॉपुलेशन सिंस कंजर्वेशन एफर्ट्स। जब से ये कंजर्वेशन एफर्ट्स की शुरुआत हुई है, जब से प्रोजेक्ट लाइन की शुरुआत हुई है, तब से अब ये जो 16th एशियाटिक लाइन सेंसस है इसमें हाईएस्ट पॉपुलेशन देखने को मिली, रिकॉर्ड पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिली। ये जो 16th एशियाटिक लाइन सेंसस है इसके अकॉर्डिंग 891 एशियाटिक लाइन्स को रिकॉर्ड किया गया गुजरात के अंदर, विच इज 32% इंक्रीज फ्रॉम 2020। एक्सपेंडेड लाइन रेंज देखने को मिली। ये जो लाइन्स हैं वो आज की डेट में लगभग 35,000 स्क्वायर किलोमीटर जितने एरिया को ऑक्यूपाई करते हैं। और ये जो 35,000 स्क्वायर किलोमीटर जितना एरिया है ये 11 डिस्ट्रिक्ट्स में स्प्रेड है। 2020 में ये जो लाइन्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ 30,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को ऑक्यूपाई करते थे। तो ये भी एक अच्छी बात है।
और इसके अलावा न्यू हैबिटेट्स का आइडेंटिफिकेशन देखने को मिला। ये जो लायंस हैं ये अब वर्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाले रीजन को ऑक्यूपाई करते हैं, जैतपुर वाले रीजन को भी ऑक्यूपाई करते हैं, विच मीन्स कि ये क्या दिखाता है कि ये जो एशिया डिक्लाइन है ये बियॉन्ड द गिर फॉरेस्ट भी अब सर्वाइव करने लगे हैं, अब अडेप्ट करने लगे हैं। तो एक अच्छी बात है। ये जो 16th एशियाटिक लाइन सेंसस है ये दिखाता है कि ये जो प्रोजेक्ट लाइन है और ये जो लाइन को कंजर्व करने के लिए एफर्ट्स लिए गए ये बेहद सक्सेसफुल रहे हैं। होपफुली प्रोजेक्ट लाइन के बारे में बातचीत बेसिक तौर पे आपके दिमाग में सेट हुई होगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। अच्छा, प्रोजेक्ट लाइन की कहानी क्या रही, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद बात आती है प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में। एलिफेंट के आयुसन स्टेटस की बात करें तो एक देखने को मिलता है अफ्रीकन एलिफेंट। ये जो अफ्रीकन एलिफेंट है इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। ये जो अफ्रीकन एलिफेंट है इसको थ्रेट्स क्या है, एक हैबिटेट लॉस, दूसरा पोचिंग, और तीसरा ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स, और दूसरा एशियाटिक एलिफेंट देखने को मिलता है। ये जो एशियाटिक एलिफेंट है इसको भी एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन जो फॉरेस्ट एलिफेंट होता है उसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। और हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 है उसके तहत ये जो एलिफेंट है इसको शेड्यूल 1 में रखा गया है। शेड्यूल 1 में रखा गया है, इसका मतलब क्या है कि इसको हाईएस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है। बेहद सिंपल, अफ्रीकन एलिफेंट को एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है, एशियाटिक एलिफेंट को भी एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन जो फॉरेस्ट एलिफेंट होता है उसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। 2010 में ये जो एलिफेंट है इसको इंडिया का नेशनल हेरिटेज एनिमल डिक्लेयर किया गया। इंडिया का नेशनल हेरिटेज एनिमल एलिफेंट को कब डिक्लेयर किया गया, 2010 में डिक्लेयर किया गया। ये जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है इसको लॉन्च किया गया था 1992 में। कब लॉन्च किया गया था, 1992 में लॉन्च किया गया था। और ये जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है इसका एम क्या था, एम बड़ा सिंपल है। ये जो एलिफेंट्स की पॉपुलेशन है और ये जो एलिफेंट का हैबिटेट्स हैं उनको कंजर्व करना है, उनको प्रोटेक्ट करना है। ये जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है इसके तहत किन चीज़ों पर फोकस किया गया, एक तो एलिफेंट्स की पॉपुलेशन को कंजर्व करने के ऊपर फोकस किया गया, हैबिटेट प्रोटेक्शन और मैनेजमेंट के ऊपर फोकस किया गया, ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को मिटिगेट करने के ऊपर फोकस किया गया। ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले सेशंस में भी की है। मैंने एक रेफरेंस भी दिया था कि इंडियन एक्सप्रेस में एक बड़ा ही सुंदर आर्टिकल आया था इस बात को लेके। आपने होपफुली वो सेशन देखा होगा और वो आर्टिकल पढ़ा होगा। और फिर ये जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है इसमें फोकस किया गया रिसर्च एंड मॉनिटरिंग के ऊपर। ये जो एलिफेंट्स की हेल्थ है इसको स्टडी करना, बिहेवियर को स्टडी करना और पॉपुलेशन के डायनामिक्स को स्टडी करना। तो जो फोकस एरियाज हैं ये किसी भी प्रोजेक्ट के ऑलमोस्ट सेम होते हैं। जैसे एक तो फोकस किया जाता है कि वो जो स्पीशीज़ होती है उसको कंजर्व किया जाए, वो जो स्पीशीज़ है उसके हैबिटेट को कंजर्व किया जाए, जो भी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है ह्यूमन एनिमल उसको मिटिगेट किया जाए, और फोकस किया जाए रिसर्च एंड मॉनिटरिंग के ऊपर। रीसेंट अपडेट्स की अगर बात करें तो 2023 में ये जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है इसको मर्ज कर दिया गया प्रोजेक्ट टाइगर के साथ में। 2023 में प्रोजेक्ट एलिफेंट को प्रोजेक्ट टाइगर के साथ में मर्ज कर दिया गया। क्यों मर्ज कर दिया गया, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी है उसको इंप्रूव किया जा सके। और अब ये जो प्रोजेक्ट है इसको क्या बुलाया जाता है, प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट बुलाया जाता है। 2024 में कैप्टिव एलिफेंट ट्रांसफर और ट्रांसपोर्ट रूल्स लाए गए। 2024 में कैप्टिव एलिफेंट ट्रांसफर और ट्रांसपोर्ट रूल्स लाए गए। इनके तहत ये जो एलिफेंट्स कैप्टिव होते हैं, जैसे जू वगैरह में जिन एलिफेंट्स को रखा जाता है, उनको रिसर्च एंड एजुकेशन के पर्पस के लिए अब ट्रांसलोकेट किया जा सकता है। थोड़ी लिबरलाइज्ड कंडीशंस हैं, थोड़ी इजी कंडीशंस हैं। इसके अलावा न्यू एलिफेंट कॉरिडोर्स और रिजर्व्स को स्टैब्लिश किया गया। 15 स्टेट्स के अंदर नए नए एलिफेंट कॉरिडोर्स और रिजर्व्स को स्टैब्लिश किया गया। और जब नए नए एलिफेंट कॉरिडोर्स स्टैब्लिश किए जाएंगे तो ये जो ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं इनमें रिडक्शन देखने को मिलेगा, जेनेटिक डाइवर्सिटी में इंक्रीज देखने को मिलेगा और कंजर्वेशन एफर्ट्स को भी बूस्ट मिलेगा।
2024 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने 60 न्यू एलिफेंट कॉरिडोर्स को आइडेंटिफाई किया और आज की डेट में हमारी कंट्री में लगभग 150 एलिफेंट कॉरिडोर्स देखने को मिलते हैं। ये जो दो बड़े बड़े हैबिटेट्स होते हैं एलिफेंट्स के, इनको कनेक्ट करने के लिए एक जो पाथवे होता है, इसको क्या बुलाया जाता है? इसको कॉरिडोर बुलाया जाता है। इजी और सिंपल सी बातचीत है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। दूसरा, कैप्टिव एलिफेंट ट्रांसफर और ट्रांसपोर्ट रूल्स कब लाए गए? 2024 में लाए गए। बाकी तो सारी बेसिक चीज़ें हैं। फिर इसके बाद बात आती है इंडियन वल्चर क्राइसिस के बारे में। ये जो इंडियन वल्चर है, ये आज की डेट में साउथ ईस्ट एशिया से एक्सटिंक्ट हो चुका है। पहले साउथ ईस्ट एशिया में देखने को मिलता था, आज की डेट में ये जो इंडियन वल्चर है ये वहाँ से एक्सटिंक्ट हो चुका है, खत्म हो चुका है। ये जो इंडियन वल्चर है ये आज की डेट में प्राइमरीली सेंट्रल और पेनिनसुलर इंडिया में देखने को मिलता है। प्राइमरीली इंडियन वल्चर जो है वो सेंट्रल और पेनिनसुलर इंडिया में देखने को मिलता है, लेकिन इसके अलावा साउथ वेस्ट पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और नेपाल में भी इसकी थोड़ी बहुत पॉपुलेशन देखने को मिलती है। ये जो वल्चर है इसकी टोटल 9 स्पीशीज़ देखने को मिलती हैं। टोटल कितनी स्पीशीज़ देखने को मिलती हैं? 9 स्पीशीज़ देखने को मिलती हैं। देखो ये जो 9 स्पीशीज़ हैं इनमें से ज़्यादातर जो हैं वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में है, लेकिन कुछ एक दो स्पीशीज़ ऐसी भी हैं जो कि नियर थ्रेटन्ड की कैटेगरी में है। बाकी एक एक स्पीशीज़ को रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई स्पीशीज़ न्यूज़ में आ जाती है, डिस्कशन में आ जाती है, तो उसके बारे में थोड़ा ढंग से देख लेना, उसका IUCN स्टेटस क्या है उसको थोड़े ढंग से देख लेना। बाकी मोटे मोटे तौर पे याद रखो कि 9 स्पीशीज़ देखने को मिलती हैं, ज़्यादातर क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में, एक दो जो है वो नियर थ्रेटन्ड की भी कैटेगरी में है। ये जो इंडियन वल्चर्स हैं, या फिर ये कहें कि ये जो वल्चर्स हैं ये इकोसिस्टम में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये जो वल्चर्स हैं ये डेड एनिमल्स के ऊपर फीड करते हैं। तो ये जो डेड एनिमल्स का वेस्ट होता है इसको पूरे तरीके से ख़त्म करने में, इसको डिग्रेड करने में ये जो वल्चर्स हैं इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ये बेसिकली दुनिया में रबिश कलेक्टर्स के तौर पे काम करते हैं। अब सोचो कोई डेड एनिमल है, उसकी बॉडी ऐसे ही पड़ी रहे तो कितनी सारी बीमारियां देखने को मिलेंगी। तो ये जो वल्चर्स हैं ये उस पर फीड करके इसमें मदद करते हैं। ये जो वल्चर्स हैं ये हार्मफुल बैक्टीरिया को एनवायरनमेंट से एलिमिनेट करने में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये जो वल्चर्स हैं इनका कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है। ये जो पारसी कम्युनिटी होती है, इस पारसी कम्युनिटी में एक ट्रेडिशन है कि ये जो भी डेड बॉडी होती है उसको रखते हैं ताकि ये जो वल्चर्स हैं ये उसके ऊपर फीड कर सकें। जहाँ पे रखते हैं उस जगह का नाम क्या है? टावर ऑफ साइलेंस या दखम। तो अगर वल्चर्स नहीं होंगे तो ये जो पारसी कम्युनिटी का ट्रेडिशन है ये भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इनका कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है। ये जो वल्चर्स हैं इनको थ्रेट्स क्या हैं? 1990s में ये जो वल्चर्स की पॉपुलेशन है ये ऑलमोस्ट एक्सटिंक्शन के आसपास पहुंच गई थी। क्यों पहुंच गई थी? बिकॉज ऑफ वेटेनरी ड्रग्स। एनिमल्स को ट्रीट करने के लिए बहुत सारे ड्रग्स ऐसे यूज़ किए जाते थे जो कि हार्मफुल थे इन वल्चर्स के लिए। जैसे एक ड्रग होता था डेक्लोफिनेक। ये जो डेक्लोफिनेक है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग हुआ करता था। ये दिया जाता था कैटल पॉपुलेशन को। कैटल पॉपुलेशन के पेन को कम करने के लिए डेक्लोफिनेक दिया जाता था। डेक्लोफिनेक कैटल को दे दिया गया। अब सपोज करो ये कैटल पास्ड अवे, कैटल की ये जो डेड बॉडी है इसके ऊपर वल्चर्स फीड करते थे और ये जो डेक्लोफिनेक है इन वल्चर्स के लिए हार्मफुल होता था। इस डेक्लोफिनेक की वजह से ये जो वल्चर्स हैं इनकी डेथ देखने को मिलती थी। अल्टीमेटली सॉल्यूशन के तौर पे क्या किया गया? ये जो डेक्लोफिनेक है इसको बैन कर दिया गया 2008 में। डेक्लोफिनेक को बैन कर दिया गया और अब डेक्लोफिनेक के ऑल्टरनेटिव के तौर पे यूज़ किया जाता है मेलॉक्सिकैम को। किसको यूज़ किया जाता है? मेलॉक्सिकैम को यूज़ किया जाता है। तो ये जो वेटरनरी ड्रग्स हुआ करती थी, स्पेशली ये जो डेक्लोफिनेक हुआ करती थी, इसकी वजह से ये जो इंडियन वल्चर्स हैं इनको नुकसान देखने को मिल रहा था, इनकी डेथ देखने को मिल रही थी। इसके अलावा हैबिटेट लॉस एक और थ्रेट था। फिर डिक्लाइनिंग अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। ये जो वल्चर्स हैं ये प्राइमरीली डेड बॉडीज़ के ऊपर फीड करते हैं, लेकिन आजकल जो भी डेड बॉडीज़ होती हैं उनको या तो बरी कर दिया जाता है या जला दिया जाता है और इसकी वजह से जो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड है उसमें डिक्लाइन देखने को मिलता है और इसकी वजह से ये जो वल्चर्स की पॉपुलेशन है ये नेगेटिवली इम्पैक्ट होती है। फिर पॉइजनिंग ऑफ फूड भी देखने को मिलती है।
कोई एनिमल है वो पास अवे हो गया, उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है, 2-4 दिन अगर पड़ी रही तो फिर उसमें पॉइजन डेवलप होने लग जाएगा, वो डिजनरेट होने लग जाएगी और इसको अगर वल्चर कंज्यूम करेगा तो फिर वल्चर को भी नुकसान होगा। तो ये सारे थ्रेट्स देखने को मिलते हैं वल्चर को। ये जो वल्चर्स हैं इनमें एक नेक ड्रॉपिंग नाम की चीज़ देखने को मिलती है। ये जो वल्चर्स होते हैं जब ये मरने वाले होते हैं, जब इनकी बॉडी गिव अप कर देती है तो जस्ट मरने से पहले या जस्ट पेड़ से नीचे गिरने से पहले इनकी जो नेक है वो ड्रॉप हो जाती है, वो नीचे की तरफ गिर जाती है। ये जो नेक है इसको वल्चर सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। ये जो बिहेवियर है इसको क्या बुलाया जाता है? इसको नेक ड्रॉपिंग बुलाया जाता है। कंजर्व करने के लिए कई सारे एफर्ट्स लिए गए, जैसे 2016 में एशिया का सबसे पहला वल्चर री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया बाय जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर पिंजौर। पिंजौर में जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर ने 2016 में एशिया का फर्स्ट वल्चर री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम लॉन्च किया। पिंजौर कहाँ पर है? पिंजौर हरियाणा में है। वल्चर एक्शन प्लान 2020 टू 2025 इसको कौन लेकर आया? इसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट लेकर आई। देखो ये जो इंडियन वल्चर क्राइसिस है इनको भी बेसिक तौर पे याद रखना। जैसे ये याद रखना कि प्राइमरीली सेंट्रल और पेनिनसुलर इंडिया में देखने मिलता है, टोटल 9 स्पीशीज देखने मिलती हैं। इनका रोल क्या है इकोसिस्टम में वो आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए। इनका कल्चर सिग्निफिकेंस क्या है वो आपको पता होना चाहिए। थ्रेट्स में ये जो डेक्लोफेनेक है इसको थोड़ा दिमाग में रजिस्टर करके रखना, बाकी तो बेसिक चीज़ें हैं। और इसके साथ ये जो कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं इनकी बातचीत खत्म हो गई, ये चैप्टर खत्म हो गया। आगे की बातचीत आगे करेंगे। कोई डाउट और कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।